छिप ना जावो जी, मन दीद करावो जी, ओ लुक छिप ना जावो जी, मन दीद करावो जी, लुक छिप ना जावो जी, मन दीद करावो जी, रह क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मर से ले वो न बंगा जी मैं क्या लगी, मर हिपड़ा में जागी धूकनी रे चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झूम्बा ओ, मर हिपड़ा में जागी धूकनी रह चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झूम्बा ओ, मोहर लिया तूने ऐसा खेला दा, क्या बात है, मोहर लिया तूने ऐसा खेला दा, खावे हिच को ले मारे मन की नाम, हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले वो न बंगा जी मैं क्या लगी, मारे हिपड़ा में जागी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर यहाँ के नॉट प्लेस में भैया जी कईन के शो के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवी ब्रदर्स, आपने जो आज सॉन्ग और आपने जो आज तराना गाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुरीला और बहुत सुर में, थैंक यू सो मच, और इनके लिए क्लैप करनी चाहिए सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो मेहमान हैं हमारे मौजूद हैं वो सामने आ गए हैं, सब दर्शन दे रहे हैं, और वो जो लोग जो आज इकट्ठा हैं उनसे बातचीत का सिलसिला भी जोड़ेंगे। बिल्कुल आज जो मुद्दा है, जो बातचीत है, राहुल गांधी की बात कि जो देश है वो दो गुटों में बटा हुआ सा लगता है, टुकड़े टुकड़े लगता है, और उन्होंने कहा कि मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन 2-3 साल बाद पता चलेगा, और जो श्रीलंका में है वो उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम उस मुद्दे पे आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो आए हैं उनसे बातचीत जरूर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लोग बहुत ज्यादा, हाँ कोई बात नहीं, किससे बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड, अच्छा आपके गर्लफ्रेंड, नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मुखातिब होता हूं। जी जनाब, कैसे हैं आप, कहाँ से आए? सर मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। कानपुर से हैं, क्या नाम है? मेरा नीरज कुमार नाम है। जी नीरज जी। और सर कहे तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आज मेरे जो सर हैं जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था, आज उनकी हालत बहुत खराब है, और लगातार मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। करीब क्षेत्र के तमाम सारे स्कूलों में प्रार्थना सभा करा के उनके इलाज। कानपुर में है वो? जी, क्या हुआ उन्हें? कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में है, और उनको कैंसर हुआ, ये गला में सारा सड़न हो गया है, और उनका 9 पॉइंट ब्लड बचा है, और इन्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ गया है जी। तो करीब 2-2.5 लाख रुपए हम लोग कलेक्शन स्कूलों से किए थे जी। अब सर वो पूर्णतः खत्म हो चुका था, 35-40 हजार था, तो आज 15 हजार और जमा हो चुका है, तो भी ब्लड जैसे तैसे वो सारा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ने 5 लाख उसका बताया, 6 कीमो होने, जिसमें कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, ये तो बात सच है। तो वो तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए आप? सर सरकारी अस्पताल से ही केस खराब हुआ था, तो वहाँ इतनी बुरी दशा थी, तो सर उसको फिर दोबारा से कराया, क्योंकि जो डॉक्टर। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सर जिस तरह से सारे लोगों ने मदद करी, उसी तरह से पूरे देश से अपील है, और जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर का? सर का श्याम सर नाम है, वो रसायन विज्ञान के बहुत विद्वत टीचर हैं। कहाँ पे, कौन से अस्पताल में है? सर रीजेंसी कानपुर में है सर। रीजेंसी कानपुर हॉस्पिटल का नाम है? जी सर। जी, रीजेंसी हॉस्पिटल में है, श्याम सर हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा सर नीरज कुमार। नीरज है। नीरज यहाँ पे आए हैं कानपुर से सिर्फ इस बात को कहने के लिए कि उनके सर बहुत बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, और अपनी बात वो कहना चाहते हैं, और उनके लिए कलेक्शन चाहते हैं। निश्चित तौर से मैंने व्यक्तिगत तौर से कभी शो में इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं किया कि ये बात रखी जाए, बड़े जो बृहद स्तर के जो मुद्दे हैं उनको लाया जाए, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मैंने हमेशा ये कहा कि अगर किसी का कहीं से कोई भला हो सकता है और किसी तरह से भी, तो वो सामने आना चाहिए, और जरूर आना चाहिए। रीजेंसी हॉस्पिटल में है, श्याम सर हैं, एडमिट हैं, और आर्थिक मदद चाहते हैं, और वो
यहां से हो कहीं से भी हो पहुंचनी चाहिए। बहुत दिन हो गए आपसे मैंने कुछ नहीं पूछा और आप रोज आते हैं। आपका इम्तिहान अब समझिए खत्म हो चुका है निश्चित तौर से। मैंने देखा आपको बहुत दिन से, आप बहुत धैर्यपूर्वक आते हैं। मैं एक बार नाम आपका भूल रहा हूं, क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद इसराइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर पूछूंगा आपसे, जरूर आऊंगा आपके पास। हाँ जी, क्या नाम है? सर रक्षित नाम है। जी रक्षित, बताइए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का मुद्दा उठाने आया हूँ। जी। करीब 2 महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र सड़कों पे बैठे हुए हैं। ना तो हमारी सरकार की तरफ से सुनवाई है, ना वीसी साहब की तरफ से सुनवाई है। क्या मुद्दा क्या है? ये ओबी को लेकर है सर मुद्दा। मतलब हमारा मुद्दा ये है कि जो 60 से 70% सिलेबस है वो हमें ऑनलाइन पढ़ा गया है और बकायदा आज भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। जी। मतलब टीचर का जैसे कन्वीनियंट होता है वो अपने हिसाब से क्लास लेते हैं। जी। और अब ये हमें ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, मान ली प्रैक्टिकल की क्लासेस ऑनलाइन ली है, ऑपरेटर्स को हमने टच नहीं किया है जो साइंस के स्टूडेंट हैं, और वो चाहते हैं कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल दे दें उन्हें और ऑफलाइन एग्जाम दे लें। मतलब ऑड इवन का वो किया है। ना तो हम वाइस चांसलर सुनवाई कर रहे हैं और ऊपर से हमारे पास पुलिस की लाठीचार्ज होता है। मतलब मुझे मालूम है कोरोना का समय जो है बहुत मुश्किल और बहुत कठिन बीता है, उसमें ऑनलाइन शिक्षा हुई है, लेकिन साइंस के विद्यार्थियों का भी एक ये मांग है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो ये है मसला, जरूर आपको आपकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए और वाइस चांसलर साहब को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और कुछ भी जो मेरे 2 साल जो कठिन पूरी तमाम सारे लोगों ने देखा है वो मुद्दा निश्चित तौर से एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं अपने मुद्दे पर लौटता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं। संजय छोकर साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को बांटा भी गया, अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। हिंदुस्तान पहले एक देश था, अब अलग अलग देश बन गए हैं। भारत में हर कोई दूसरे से लड़ रहा है, जब ये होता है तभी हिंसा उभरती है। ये बात राहुल गांधी कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम यू जी। नहीं प्रतीक जी, राहुल जी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं। देश का दुर्भाग्य है और उनका खुद भी दुर्भाग्य कि लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। देखिए उन्होंने बुनियादी 3 गलतियां की। बड़ी आज संजीदा जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये आपका विश्लेषण हो सकता है कि गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन बात तो वो कह ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना क्यों गंभीरता से लेते। पहली गलती उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ एक पूरा सामूहिक विपक्ष, लाउड स्पीकर, उन्होंने मीडिया को भी जोड़ा कि एक लाउड स्पीकर है जिसमें मीडिया भी है, संस्थान भी है, आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, कंट्रोल है उस पर, उस लाउड स्पीकर। उन्होंने 3 बुनियादी मिस्टेक की। पहली मिस्टेक ये की कि देश आज नहीं बटा। 1947 में इस देश के 3 टुकड़े हुए। उनके जो नाना साहब थे, दादा साहब थे, उनके जमाने में हुए और वो शायद भूल गए कि उनकी पार्टी की सरकार थी जब देश के 3 टुकड़े हुए। 10 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, निश्चित तौर से मुसलमान भी मारे गए, दोनों तरफ से लोग मारे गए, वो इस बात को भूल गए। दूसरा पक्ष वो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक संगठन नहीं है, विचारधारा एक है। वो भाजपा को गाली बके, लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पे उंगली उठाते हैं तो आसमान पे थूकते हैं। इस देश की जनता का बहुत विश्वास, बहुत सम्मान आरएसएस के लोगों पे है। जी राइट साहब, साहब राइट। नहीं बिल्कुल। देखिए पहले तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आरएसएस का राजनीतिक दल है बीजेपी। ये आपको आप किसी पे आरोप ऐसे नहीं, जब आपको पूरी जानकारी ही नहीं है राजनीति की। आरएसएस का राजनीतिक एक मंच है और एक पार्टी है उनकी बीजेपी। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने आज जो बोला है उसको समझना जरूरी है देश के लोगों। उन्होंने कहा सच छुपाया जा रहा है, हालात बहुत खराब हैं, आने वाले समय में श्रीलंका की तरह बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जो मुद्दे हैं इस देश के, आज यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, आप पूछिए रोजगारों की कितनी दिक्कतें हैं। और बहुत उन्होंने कहा कि बांटा जा रहा है देश को, कहीं जातियों के, कहीं धर्म के, हिंदू मुसलमान के नाम पे। आप यूपी में चुनाव था तो वहां पे बांटा गया, कहीं पे अगर हरियाणा में बात करें तो जाट गैर जाट की बात करते हैं, महाराष्ट्र में मराठा गैर। तो ये
पार्टी जो है बांट रही है देश के लोगों को। पार्टियां और दल, लोगों ने उनको बहुमत इसलिए दिया था कि वो काम करें, और आप इससे जीत नहीं पा रहे हैं। और डेवलपमेंट के काम करें, अच्छे यहाँ पे देश में बदलाव करें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए पिछले 7 देखिए, साल में। ये कह रहे हैं कि देश को, राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी का मैं एक बयान याद दिला देता हूं। भविष्यवक्ता पोपट को पहले अपने भविष्य की बात करने से भूतकाल का भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, पर्सनल एलिगेशन, आप मुद्दों पे बात आपकी करिए, बात मैं सुन रहा आप था। मुद्दों पे बात करिए। आपने पिछले 7 साल में आप काम को निभाइए। सरकारें काम के लिए बनती है। राहुल जी के ऊपर आरोप लगाने से देश में रोजगार नहीं बढ़ जाएगा, आरोप, महंगाई कम नहीं हो जाएगी। अगर आप मुद्दों पे बात अगर आप करिए। नहीं सुनना चाहते, राहुल गांधी, आप लोगों को सुनाइए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। प्लीज प्लीज, आपका समय हो गया। अब राहुल जी ने जो कहा, मैं उसका उत्तर तो दे दूं। ओपनिंग रिमार्क्स के बगैर आप टोका टाकी ना करें प्लीज। उत्तर में देना मेरा अधिकार है। राहुल गांधी जब भविष्यवक्ता बनते हैं तो उनको भूतकाल का भी ज्ञान होना चाहिए। देश के बंटवारे की बात कही तो संजय जी ने, और पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं, 47 में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर 2 टुकड़े किए गए हमारी भारत माता के। उसके बाद हम आते हैं, ये वही राहुल गांधी थे। अभी 2018 में भविष्यवाणी की, संसद के भीतर और बाहर भी इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को देश के युवा डंडे मारेंगे। देश के लोगों ने वोट से इतने डंडे मारे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वायनाड भाग गए, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पकड़ा। बंटवारा कौन कर रहा है साहब? और टुकड़े टुकड़े की बात वो यही कहते हैं। जब आप वायनाड कह दीजिए, आप मुस्लिम वायनाड क्षेत्र क्यों कहते हैं? इसलिए यही पे खेल है। इसलिए खेल वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। राहुल गांधी को पूरे देश में एक वही सीट सुरक्षित नजर आई, परंपरागत सीट छोड़कर भाग गए। दूसरी चीज, आप जब बात करते हैं टुकड़े टुकड़े की, राहुल गांधी जब से जेएनयू गए टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने, तब से उनके दिमाग में ये वायरस। जब से वो गए जेएनयू, हाँ जी, आ गया। बड़ी देर से खड़े हुए हैं आप। क्या नाम है साहब? डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, विद्यानंद चौधरी जी, आप कहाँ पे हैं रहने वाले? रोहतक, हरियाणा। रोहतक क्यों? हरियाणा का तो आदमी बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। गलती हो गई थोड़ी देर से। अरे कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ जाना है? कहाँ रहते? जाना मुझे रोहतक ही है। रोहतक ही जाना है, तो रुक गए थे बीच में? मैं आपको देखने के लिए रुक गया था। हाँ, तो देख लिया। आपका जो मुद्दा है, जो आपका जो ये शो होता है जी, ये बेस्ट है जी। मैं इसको मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। लेकिन ये जो सभी नेतागण यहाँ बैठे हैं, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि इस देश, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, ये देश महान था, महान है, महान रहेगा। वाह। किसी की माँ ने ऐसा दूध नहीं पिया कि इस देश के टुकड़े कर दे। क्या बात है। अकेला हरियाणा काफी है इस देश की सरहदों की सुरक्षा करने के। अकेला हरियाणा का भी है, पहली बात। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ इन सभी के माध्यम से, सर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने पीएचडी की है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, और एक मेडिसिन पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, जिसमें सभी का योगदान है। उसमें उशफाक अल्लाह खां भी है, उसमें भगत सिंह भी है, राजगुरु भी है, सुखदेव भी है, सुभाष चंद्र बोस भी, सभी हैं। वो सभी के हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति धर्म के नहीं है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज भी मेरे देश का नागरिक जो गाँव में रहता है, सुदूर बस्तियों में रहता है, वो एक पैरास्टामोल के भरोसे है, वो एक कोवैक्स जिसको हम कहते झोला छाप के भरोसे है। ये जो बेकार के मुद्दे बना के और जो माहौल को घुमाया जाता है, अरे स्वास्थ्य में, आज भी एक प्रेग्नेंट लेडी को जब गांव में डिलीवरी होती है तो लेबर रूम नहीं है किसी गांव में। आज भी हमारे देश में डब्ल्यूएचओ कहता है कि टोटल साल्ट इस दुनिया में 412 है। हमारे देश में जो मेडिसिन है वो 75,000 है। हमें 75,000 दवाई खिलाई जा रही है, और हमारा देश का युवा जो पितामह भीष्म के बच्चे थे, वो जो 300 साल जिया करते थे, गुरु द्रोण जिया करते थे, आज हम 64 साल जी रहे हैं। चौधरी साहब आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। चौधरी साहब ने कहा कि वो जो राम भरोसे हैं, वो इलाज जो नहीं मिल पाता, उनके लिए क्यों नहीं बात होती, उनके लिए क्यों बहस नहीं होती। चौधरी साहब बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा चौधरी साहब के लिए वो निकाल के रखो, मैं देता हूं। जी जनाब प्रेम जी, जो आज राहुल गांधी ने बोला कि देश बंटवारा, टुकड़े। पहले तो भैया जी मैं आपसे कहूंगा, चड्डी आपने पहनी है कि नहीं पहनी? कैसा बकवासी वाला सवाल है ये? कि नहीं, चड्डी पहनी है कि नहीं पहनी? पत्रकारों को आज खतरा है, आप कभी भी आपके जो है चड्डी उतर सकती है, आप समझ लीजिए। ये पहला इंश्योर करने का काम है। अब आपके सवाल पर आते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, चलिए राहुल गांधी जी जयराम विप्लव कहते हैं कि पोपट हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पप्पू हैं, तो राहुल गांधी जी ने तो आज कहा ना 26.5 लाख करोड़ जो वसूला गया पेट्रोल से, डीजल से, हम आपके शो में सोमवार से कह रहे हैं 26.5 लाख करोड़ जनता से वसूला गया, और 10.5 लाख करोड़ जो एनपीए माफ किए गए। और एक बात कि एनपीए जो होता है 4 साल पहले का माफ किया जाता है। इस 4 साल में 3 साल का डाटा
8 करोड़ 35 लाख और जोड़ लीजिए, 19.5 लाख करोड़ बैड लोन्स है। ये सारे कैपिटल्स के लिए सरकार, कैपिटलिस्ट के लिए सरकार चला रहे हैं। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता मेरे भाई। आप जोर जोर चिल्लाइए, मैं मानता हूँ आपकी आवाज बहुत तेज है, आपको जाना चाहिए बॉर्डर पे चिल्लाना चाहिए। दूसरी बात देखिए, संघ ने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, पोपट नहीं कहा। ये आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, संघ ने कभी नहीं कहा। एक संघ ही ऐसा है, हमारे संघ प्रमुख ने साफ कहा है, हमको कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, कांग्रेस समाहित भारत चाहिए। ये आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, ये भी मना नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कांग्रेस अपना नैरेटिव बदले, और आप आरएसएस की आइडियोलॉजी गाली बकते हैं। मतलब जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का गाली कह रहे हैं कि आप बंटवारा करा रहे हैं। ना बंटवारा नहीं करा रहे। देखिए, संघ ने समाज को जागरूक किया है, ये आपकी दृष्टि में बंटवारा है। बंटवारा 47 में हुआ। जी जनाब। सर ये बेवकूफ बना रहे हैं आपस में। जब अगर इनसे बात करते हैं आरएसएस के लोगों तो ये बीजेपी पे टाल देते हैं, बीजेपी से बात करते हैं तो आरएसएस। यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा, खेल हो क्या रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब की बात बड़ी जायज थी। हाँ। इस देश में हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, इस देश में एजुकेशन की अच्छा कैसे वो बात होनी चाहिए, इस देश में डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा। और रोहतक से डॉक्टर साहब आए हैं। आप पूछिए, ऑल इंडिया मेडिकल जो आए वो कांग्रेस के टाइम पे रोहतक में बना, और झज्जर में, और खानपुर पे वहां पे हमारी कांग्रेस की सरकार थी जब बना। और ये बीजेपी के नेता खड़े, इनसे पूछिए 7 साल में जो कांग्रेस के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट थे उनके उद्घाटन किए, किया क्या इन्होंने 7 साल में? अब देखिए, ये तो आपने देखा, पीछे अखिलेश जी भी यही काम कर रहे थे कि भैया सारी योजनाएं बनाई हमने, बस मोदी जी ने काम कर दिया। देश में आज 22 एम्स हैं, और जो लोग आज, अब देखिए, ये सच को छुपाने वाली जो आदत है, दबाने वाली, जैसे कश्मीर फाइल्स को दबाया गया था, आज सच और देश और दुनिया के सामने है। तमाम वो सच सामने आ रहे हैं। आजादी की लड़ाई में, आज आजादी के अमृत महोत्सव में हजारों वैसे युवाओं का, राष्ट्र नायकों का सम्मान हो रहा है जिनको इन्होंने केवल एक परिवार के नाम, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले मैं जो स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत रहे मंगल पांडे जी को नमन करता हूँ। आज जनाब खड़े, आराम से, वन बाय वन। आज उनका बलिदान दिवस है। बीजेपी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, निश्चित रूप से उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, सद्भाव बिगाड़ने का काम किया है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। ये वैसे हैं, ऊपर से बड़ा सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही हैं जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। जी ये बताओ, ये जो आपका ये जो मटका है, इसको छक सारी जनता रही है, हो कैसे रहा है ये बताइए, हो कैसे रहा है? देखिए, इसीलिए अभी कह रहे हैं, आपने देखा कि चुनाव तो इनकी महंगाई से बड़ा यारी है। जब तक चुनाव रहा महंगाई भी नहीं बढ़ी, इनसे बड़ा दोस्ती है। अब देखिए, लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, एलपीजी में तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, पूरे विश्व में नंबर 1 हो गए। जी विशाल जी, लास्ट पैनलिस्ट हैं जी। देखिए प्रतीक जी, जो राहुल जी का स्टेटमेंट है, मैं राहुल जी से ये पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क कांग्रेस के ऊपर है। महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी पाने के बाद कि अब इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो वरना इसका मिसयूज होगा। आज क्यों कांग्रेस को, उसी कांग्रेस को भुना रहे हैं? राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा, जब पंजाब में आतंकवाद था तब आपने देश को नहीं बांटा? 370 लागू करके कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, क्या तब उन्होंने देश को नहीं बांटा? राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ तब कांग्रेस को नहीं बांटा? और तो और अभी पिछले पार्लियामेंट के सेशन में कहा था कि ये राज्यों का संघ है। आज देश की बात करते हैं, पहले तो उनकी समझ पर सवाल है, तब ये कहकर बांटा। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारत को परम वैभव राष्ट्र संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके वही पूर्वजों का केवल योगदान है जिनके मन माफिक खाना बनकर आता था? अजीब दौरा चरित्र इनका लग रहा है। जब इनकी सहूलियत हुई तो पीडीपी के साथ जो अफजल गुरु को वो बता रहे थे कि देशभक्त है, उसके साथ 3.5 साल सरकार चलाई, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए, आतंकियों को छोड़ा, और जब रमजान का महीना आया तो सेना को आदेश दे दिया कि सर्च वारंट आप जारी नहीं करेंगे, तो उनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार चलाई। जी आराम। इसका उत्तर तो 370 हटने के साथ ही मिल गया कि वो सरकार क्यों बनी थी।
ये वही लोग थे जो ताल ठोकते थे। कोई कहता था भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई कहता था कश्मीर में 370-35 से कुछ हुआ वो हाथ जल जाएगा। आज भारत की सरकार ने वो कर दिखाया है। और ये ताकत किसकी है? आप देश के लोगों के बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आप उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? क्या देश के बहुतायत जनता को ये समझदारी नहीं है कि वो किसको चुने? आप बंटवारे की राजनीति और बंटवारे की सोच अगर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के दिमाग में है, वो जनता के ऊपर ना थोपे। देखिए, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ फैलाया जा रहा है। इनके पास कौन सी ताकत है? ये समय है। लोग किसी दिन ऐसा जब सारी चीजें जनता के सामने आएंगी, वो आप देखना जिस तरह श्रीलंका में ऐसे ब्लास्ट होगा। और आप देखिए ये बीजेपी का जो झूठ है, जब ये पार्टी सत्ता में आई तो 3 बड़े मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार। तीनों मुद्दों पे फेल हुई है। झूठ प्रचार करती है, झूठ बड़े बड़े झूठ लेके आती है। आज जनता देखिए प्रतीक जी, अभी आपके सामने ये बार बार श्रीलंका को कोट कर रहे हैं। ये भारत की स्थिति श्रीलंका की तरह देखना चाहते हैं। इनको नहीं, देखिए ना, हुए हैं आपके नेताओं ने हालात ऐसे कर दिए। आप ये जनता से पूछिए क्या महंगाई है, पेट्रोल डीजल का रेट कहां पे चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तुष्टीकरण के नाते पार्लियामेंट में पूछो किसने बांटा? राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने बांटा कि नहीं बांटा? श्रीलंका जैसे हालात जो है, प्रधानमंत्री की पैरवी करते हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग में वन बाय वन चोकर ये छुड़ाने की बात की अपनी जानकारी पूरी कर लीजिए। जब जनता दल की सरकार थी और बीजेपी सपोर्टिव सरकार थी, इनके टाइम पे हुआ था। वन बाय वन ये कह रहे हैं श्रीलंका क्या हुआ चाचा? छोड़ा गया आतंकवादी को, मसूद को ले जाके। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। जब जहाज अपहरण किया तो कंधार से छोड़ा के चाचा बड़ी देर कर दी आने में। आगे ना, आ रहा वन बाय वन अच्छा, उसी मसले पर आते हैं, कंधार हाईजैक पर। कंधार हाईजैक में आतंकियों को छोड़ने का निर्णय यात्रियों के जान के बदले किया गया था और उस निर्णय सर्वदलीय बैठक में मैडम सोनिया गांधी मौजूद थी, दस्तखत किए थे। उस समय इस कांग्रेस पार्टी की सोच क्या थी? ये बहुत ही शर्मनाक पहलू है कि राष्ट्र के फैसले पर इस प्रकार की राजनीति होती है। और ये राहुल गांधी वही है, राफेल में चिल्लाते रहे, राफेल 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 राफेल, सुप्रीम कोर्ट लगाई चपेट चपेट चपेट। क्या नाम है मैम आपका? मैं मंजू हूँ। मंजू, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि मेरे पिताजी हरियाणा से संबंध रखते थे। मेरा जन्म जम्मू कश्मीर जम्मू में हुआ है। मैं वहीं पली बड़ी हूँ। पिछले 17 सालों से दिल्ली में रहती हूँ। क्या बात है, वाह। कई प्रदेशों में आपका। और मेरे ननिहाल झारखंड में थे, जो एक पिछड़ा हुआ इलाका कहलाता है जी। तो जहाँ तक विकास की बात करते हैं, पिछले 75 सालों में 60 साल कांग्रेस का राज्य रहा था। उतने सालों में भी अगर हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचा पाए या सड़कें नहीं बना पाए, तो सिर्फ मतलब बीजेपी के शासनकाल की ही बात क्यों हो रही है? क्या पिछले 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश के लिए? 60 साल बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ जी, ठीक। दूसरी बात, जब ये राहुल जी ये कहते हैं कि देश को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है, मैं जम्मू में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं थी क्योंकि मेरे पिताजी हरियाणा से संबंध रखते थे। लेकिन मैंने देखा है, जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए, जम्मू आए और मैंने अपनी क्लास के ऑलमोस्ट मतलब हमारी क्लास में 50% स्ट्रेंथ कश्मीरी पंडित बच्चों की थी और उनकी त्रासदियां मैंने सुनी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या उस समय कांग्रेस ने मतलब देश को 2 हिस्सों में नहीं बांटा था? राइट। मैं आ रहा हूँ एक करके। क्या नाम है आपका? शोभित सक्सेना। शोभित सक्सेना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बरेली यूपी। बरेली यूपी। क्या बोलिए साहब? सर बहुत ही बढ़िया शासन चल रहा है इस समय, और कल परसों बयान दिया गया था विधानसभा में गोलियां चल रही है। तो बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, सब लोग अपने अपने घर जाओगे, क्या जरूरत है बातचीत करने के? हाँ जी सक्सेना साहब, कल परसों बयान दिया गया था विधानसभा में गोलियां चलवा देंगे कल परसों वहाँ पे उनका। बहुत अच्छा शासन चला। आ रहा हूँ, खड़े रहो, आ रहा हूँ जी। सर एक तो सर कश्मीरी पंडित जो था वो हो गया, और आप मैं जहाँ पर हूँ, मैं भी कुछ दिन के बाद अगर ये सरकार अभी ना देखे सर, हम भी हो जाएंगे। आपने बिल्कुल हो जाएंगे। आपने कोথায় दिखे? कहाँ से? আমি কলকাতায়। পশ্চিমবাংলা বাংলা বলতে পারো না? আমি বাংলায় বলতে পারি। কালকে আপনার সাথে আমি একটা কথা রেখেছিলাম, একটা
আমার যে সমস্যা, একটা গ্রাম আমাদের, যে গ্রামটা মানে রাজনৈতিকভাবে আমরা এখানে मतलब मुर्शिदाबाद के हैं आप? अब याद आ गया मुझे, कल आपसे पूछ रहा था मैं। तो आपने कहा था कि मेरी जो जमीनें हैं वो सब जा रही हैं, कब्जा हो रहा है। छीना जा रहा है। कौन छीन रहा है? ये सर एक धर्म विशेष का लोग छीन रहा है और ये राजनीतिक तरफ से हो रहा है ये, और राजनीतिक दल वहाँ पे तृणमूल है। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ। कहे तो सब कुछ दिया आपने। नहीं सर, ये मुद्दा अगर आप सामने नहीं रखेंगे तो हम था हो जाएंगे। प्लीज हमारा भी चल रही है तो दिक्कत क्या प्लीज, है? वहाँ पे बीजेपी नहीं है, वहाँ पर हमारा कोई नेता नहीं है, वहाँ पे कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रहा। शौकर साहब, यू हैव टू एड्रेस। और अगर आपको जनता की नब्ज पे हाथ रखना है तो ऐसे मुद्दों पे चुप नहीं बैठना है, खड़े होना है। And if you want to speak, and you have to, जी, भगत है इनकी मिली भगत वहाँ के चुनाव में भी दिखाई पड़ी। भैया और बहना एक रैली नहीं किए क्योंकि ममता की सरकार बनानी थी। ये सेकुलर साइलेंस क्यों है बंगाल के इस हिंसात्मक रवैये पर? और संघवाद में उस सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। अभी मैं हालात बता देता हूँ। एक चीज का जिक्र किया, विकास की बात हो रही है। 60 साल बनाम 8 साल की बात हो रही है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश में गरीबों को इंदिरा आवास के नाम पर 3 करोड़ 26 लाख घर दिए। वहीं 8 साल में मोदी सरकार ने 2 करोड़ 36 लाख घर दिए। और बंगाल इसमें फिसड्डी पर है, कोई रिपोर्ट ही नहीं भेज रहा। अरे भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है। आप ये योजना जो इंदिरा आवास योजना कांग्रेस ने शुरू करी थी, गरीब आदमियों को घर देना, ये कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था। आप इनसे 7 साल में ये पूछिए कि अरे यार आप चुप हो जाइए अपना नंबर पर। 60 साल में आप इनसे ये पूछिए कि महंगाई कैसे कम होगी। आप इनसे ये पूछिए कि रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को। आप 100 पे पेट्रोल चला गया है, रसोई गैस के क्या हालत है ये पूछिए। दादा डे साहब, मैं आपके सवाल को ऐसे ही अनुत्तरित यूं ही नहीं छोड़ सकता क्वेश्चन मार्क पे तौर पे। और अगर मैं छोड़ता हूं तो मैं फिर शो नहीं करता हूं, फिर मैं कुछ और करता हूं। दादा आपने कहा कश्मीरी पंडित था हो गए, हम भी था हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। और ये दिस हैज टू बी एड्रेस, ये इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही कहना है। इस हमारे भाई ने सच्ची बात सबके सामने रख दी। ये कांग्रेस का भाई जानना चाह रहे थे ना कांग्रेस दुर्दशा क्यों हुई। कांग्रेस की दुर्दशा होने का सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण। इस देश में हिंदुओं को दबाना, हिंदुओं का शोषण, हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों बढ़ावा। नहीं देखिए, ये गुमराह कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती, क्यों इन लोगों की बात नहीं सुनती। और अगर चुनाव में इन्होंने पूरा दम लगाया था, क्यों वहां पे इनकी हार हुई अगर इन्होंने काम किया हुआ। देखिए प्रतीक जी, अभी जो पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी, क्या ये वही बंगाल है अरविंदो का? क्या ये वही बंगाल है स्वामी विवेकानंद जी का? क्या ये वही बंगाल है जो किसी समय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु हुआ करता था? इसकी स्थिति हुई तो क्यों हुई? वामपंथियों ने जो शुरुआत की थी, टीएमसी ने अपनाया और कांग्रेस ने चुप्पी साधा। इसी चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बदलाव की बात कर रही थी तो कांग्रेस तृणमूल के साथ कंधे से कंधा मिला। नफरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें बढ़ाने में बीजेपी का सबसे बड़े हाथ है। चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, सभी नफरत का मैं बता रहा हूँ अभी धर्म संसद के नाम पर, हिंदू धर्म संसद के नाम पर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। आज भी सीतापुर में ये कहा गया अगर कोई हिंदू लड़की को छेड़ता है तो मुस्लिम लड़कियों को। प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी तो आतंकियों को छुड़ाने की पैरवी करती है। मैं एक बात बोलता हूँ, हाई कोर्ट से सरकार लगती है, हाई कोर्ट से सरकार लगती है। ये आतंकियों को दादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कान खुले रखो। किसी को समझ में आ रहा है? सुनो नेता नहीं, आदमी तरह खड़े रहो। वक्त है छोड़ ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हुए, और जहां पे मैंने बिल्कुल ऑफ कोर्स डे साहब ने मुझे ब्रेक में कहा कि मेरे गांव में कौन सा दादा, कौन सा गांव का नाम क्या है? चौर उदयनगर कॉलोनी, जलंगी थाना, जिला मुर्शिदाबाद। जिला मुर्शिदाबाद का वो गांव जिसका उन्होंने जिक्र किया। बोले कल भी आए थे, कल पूरी बात नहीं हुई थी, आज उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, और इन्होंने इशारा भी किया और इन्होंने कहा कि अगर मेरे गांव में तो कोई बात नहीं बोलेगा, लेकिन मैं यहां पे अपनी बात कह सकता हूं और मुझे कहने का हक है। बात कश्मीर की समस्या से हुई थी। बात दरअसल आज हमने जो मुद्दा था वो राहुल गांधी के बयान से, उन्होंने कहा था कि देश जो है बटा हुआ लग रहा है और 2-3 साल में और साफ नजर आएगा। श्रीलंका की जो हालात हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था और कहा था, जैसे कह रहे हो कि जैसा वहां हो रहा है बहुत बड़ी बात नहीं, यहां भी वैसा होने लगे। जी जनाब, आपने हाथ उठाया था, मैं माफी चाहता हूँ, मैं देर हो गई मुझे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और पहली बार आपका प्रोग्राम में टीवी देखता रहा हूँ। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी मैं काफी देर से अब जो सज्जन लोग बैठे इनकी डिबेट सुन रहा था। जी साहब, ये जो अभी गाना गया था ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इसने गाने ने हकीकत पूरी बयां कर दी है कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, जो वर्तमान आने वाला है उसके बारे में सोचिए, वो हमारे लिए जरूरी है। इस गाने में समझने के लिए बहुत कुछ दिया है। ये ना समझ के लिए नहीं, कुछ अनजान हो सकता है, लेकिन समझदार के लिए इसमें बहुत, समझदार के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज। जी, मैं बिल्कुल हमारे भाई साहब ने बिल्कुल बात सही कही है। हम वर्तमान की बात करते हैं बंगाल की। हमारा एक भाई वहां खड़ा हुआ, उसने कहा उसकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। वो खुलेआम कह रहा है कि मुसलमानों द्वारा जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा वही। मैं कांग्रेस के भाई हैं, समर्थन करता हूं। आप संसद में समर्थन करिए। हम चाहते हैं केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए तुरंत बंगाल के अंदर। क्या कांग्रेस समर्थन देगी संसद के अंदर? इनको सरकारें चाहिए, इनको राष्ट्रपति शासन चाहिए, इनका और कोई मकसद नहीं है। अभी कितनी बढ़िया बात बोली भाई साहब ने कि पुरानी बातें छोड़े। बीजेपी को 7 साल से मौका दिया लोगों ने, काम करके दिखाएं। पिछली बातें आरोप लगाना कांग्रेस ने ये नहीं किया, और जो 70 साल में किया है वो भी बहुत कुछ हुआ था। आज पिछली बातें छोड़ने का और उस गाने का उद्देश्य क्या था कि कुछ कड़वी बातें भूलिए, अच्छी बातें करिए, और भूतकाल से आदमी हमेशा सबक लेता है। आज सबक लेने की जरूरत है। कश्मीर फाइल्स को देखकर हम ये नहीं सीख रहे कि हमें भी दंगा कर देना है, हमें अपने पड़ोसी के गले काट देने हैं, हमें पड़ोसी का घर कब्जा कर लेना है। हम ये सीखेंगे कि सारी चीजों के साथ, संपत्ति के साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कहीं की डेमोग्राफी बदल रही हो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बंगाल जैसे हालात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो इतना नाराज क्यों है यार विजय यार? मतलब तुम क्या मारोगे क्या मुझे? ऐसा तुम एकदम हाथ ताने खड़े हो, एकदम क्रांतिकारी हो। अभी यहीं पे हमको आ रहा हूँ, रुको। जी जी जनाब। पंडित जी, पहले तो आपके लिए बोलूंगा कि असर लुभाने का प्यारे तेरी कमान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। क्या नाम है हुजूर आली? मैं आनंद शर्मा, छतरपुर जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। जनाब ध्यान दे रहे ना? हाँ जी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण को लेकर। आज के समय में दलितों को आरक्षण, एसटी, एससी, ओबीसी सबको आरक्षण है, लेकिन जनरल वाला, मिडिल क्लास का आदमी ना तो ऊपर वालों के पास जा सकता है ना नीचे वालों के पास। आज के समय में इतना बेरोजगारी है। हमारे एसटी, एससी वाले 2 मित्र ऐसे हैं जिनकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आरक्षण लेता है। सरकार से पैसा आता है, जबकि घर में 2 लाख रुपए उसके पास आ रहे हैं, उसके बाद भी उसको आरक्षण मिल रहा है। और मैं एक मिडिल क्लास में हूं। मैं आपकी भावनाएं, आपकी चीजें समझता हूं। आपका नाम बताया आपने? आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी, वो ये कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक स्थिति को लेकर नहीं, सामाजिक स्थिति को भी देखकर दिया गया था। तो सामाजिक स्थिति को उन्होंने कहा था कि जाति तोड़ो, बंधन तोड़ो और आमने सामने आ जाओ, सारे लोग मिलकर बैठ के बात करना शुरू कर दे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी जी। सब हिंदू हैं, आज जातिवाद मुक्त हो गया है भारत, आज सब हिंदू हैं और हिंदुत्व की भावना सब में बह रही है। जनाब आली, मैं आया जी। आपका मुद्दा लिया, और सच तो ये है कि ये मुद्दा जो है बरैया छत्ता है, एकदम
और इसको हाँ नहीं पार्टी छोड़िए, इस पार्टी को तो छोड़िए, बड़े बड़े टीवी की डिबेट वाले नहीं लेते, क्योंकि ये बरैया का छत्ता है, कौन इसमें हाथ डालेगा। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, विप्लव जी आ रहा हूँ। जनाब कहाँ से हैं? मैं कोची से आ रहा हूँ। मैं कोची से, ओ एकदम सुदूर केरल जी। और मेरा अनवर्स जल्दी है, मैं इसलिए रुका था आपका प्रोग्राम। मैं अच्छा मतलब ट्रेन जल्दी है जाने नहीं, नहीं अभी बहुत टाइम है अभी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता को एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ। मुफ्त की जी। अच्छा सारे लोग कांग्रेस को ही सलाह दे रहे हैं आजकल, और वो भी मुफ्त की है जोकर साहब जी। जी हम विपक्ष में है ना, इसलिए इनको सलाह सब लोग दे रहे हैं जी। सत्ता वालों को सलाह देनी चाहिए कि ये काम करें जी। आपने देश बर्बाद किया है। ये पहले कोच्चि से हैं, केरल से सुदूर एकदम भारत से आए हैं और एक मुफ्त की सलाह कांग्रेस को देना चाहते हैं। कांग्रेस को कहता हूँ, मैं कांग्रेस की तुलना भारतीय हॉकी टीम से करना चाहता हूँ। पहले जब भारतीय हॉकी टीम जब ग्रास कोर्ट पे खेलती तो उसने 8 ओलंपिक मेडल लिए थे, और जब से 1964 पे जब से एस्ट्रोटर्फ पे हुआ, तब से भारतीय हॉकी टीम 1 गोल्ड मेडल को ले तरस गई। तो इसलिए आप भी अपनी परिपाटी, अपनी चाल चलन को बदलिए, तभी अगर आपको सत्ता देश में अगर राज करना है। अदरवाइज फिर आपकी जो स्थिति वो दिनों दिन डाउन होती जाएगी। आज 24/7 ये पार्ट टाइम जॉब से नहीं चलेगा, आप ये समझ लीजिए और अपने नेता को समझा दीजिएगा। जनाब आली, मुझे देना था एक गिफ्ट, मैं सोच रहा था चौधरी साहब को दे दूं, लेकिन चौधरी साहब बड़ा मुश्किल में डाल दिया इन्होंने। लाइए हाथ में दीजिए। क्या आपने सलाह दी? मुफ्त की नहीं है सलाह। अंदर आइए हुजूर। सलाह आप ये दे रहे हैं कि जो कांग्रेस की टीम है या जो कांग्रेस पार्टी उसकी स्थिति भारतीय हॉकी टीम की तरह हो गई है। बिल्कुल हॉकी टीम की जो पहले जो ग्रास पे खेला करती थी। अभी आपको एस्ट्रोटर्फ पे जो स्पीड के साथ साथ आपको स्किल भी चाहिए, केवल स्किल से काम नहीं चलेगा, स्पीड भी चाहिए। स्पीड चाहिए, स्किल चाहिए, जो एस्ट्रोटर्फ पे जरूरत होती है। नहीं तो फिर आपकी स्थिति होगी, आप ऐसे ही खेलते रहेंगे। आप ऐसे ही खेलते रहिएगा। और मोदी जी का सौभाग्य है, वैसे जीते रहेंगे। मोदी जी का सौभाग्य है, ऐसे ही जीते रहेंगे। क्या बात, मैं आ गया? नहीं रोज नहीं, ये आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब मैं कहता हूँ मैं जी। सर मैं कमल गौतम बोल रहा हूँ। कमल गौतम जी सर। कहाँ से हैं आप? सर उत्तर प्रदेश मैनपुरी से। मैंने पूछूंगा नहीं, आप खड़े रहिए आराम से जी। उत्तर प्रदेश मैनपुरी से। मैं देख के ही पूछता हूँ किससे पूछना है, क्या पूछना है, मुझे मालूम रहता है। आप तो सिर्फ एंजॉय करिए। देखिए गाना वाना गाएंगे अभी थोड़ी देर में, देखिएगा जी। सर वो भाई साहब बात कर रहे थे आरक्षण की बात। हाँ सर हम 400 साल से हम देखते आ रहे हैं, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। अंदर आओ जी सर, आ जाओ, मिल गए ना, आओ अंदर जी। आप बोलो। जी सर, हमें 4000 साल से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ। हम देख रहे हैं। हाँ। और भाई साहब आरक्षण की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था हमसे कि हमें 10 साल के लिए ओनली आरक्षण चाहिए। हमें जाति तोड़ो और हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। बस ये दिक्कत है। इनको पढ़ने का आजादी नहीं थी, मिलने नहीं, स्कूल जाने की नहीं थी, ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा अंबेडकर जी किसके उसमें रहकर पढ़ाई किया उन्होंने? उनको पढ़ाने लिखाने वाला कौन था? नहीं वो बात तुम्हारी सही है, मैं तुम्हारी बात सही है। लेकिन स्थितियां क्या बदल गई? अंबेडकर जी ने 10 साल समय दिया था, उसके बावजूद भी आपको 10 साल और दिए गए। मैं ये सवाल, मैं शर्मा जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, स्थितियां क्या बदल गई? स्थितियां आप अपने विचारों से बदल सकते हैं। किसी के आपको फ्री का कुछ भी दिया जाएगा ना, आप उसके आदि हो जाएंगे। विचारों से बदला जा सकता है, मैं मानता हूँ शर्मा जी। नो शर्मा जी, मैं जानता हूँ विचारों से बदला जा सकता है। तो क्या जो मॉडर्न विचार है इसको स्वीकार करने के लिए हमारी पीढ़ियां तैयार हो गई? पीढ़ियां दीजिएगा। पीढ़ियां तैयार हैं, उन्हें माहौल की जरूरत है। माहौल आज के समय हर किसी को मिल रहा है। सर अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में आपने देखा है, एक दलित समाज के युवक को केवल मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। यह सच है या गलत है? आप बता सकते हो। घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये वही मैंने कहा, विचार तो बदल सकता है, पूरे देश को बदल सकता है, लेकिन क्या हम तैयार हो गए? आपकी जगह वो, आपकी जगह वो। मैं चाहूंगा देश जल्दी बदले, हम दोनों लोग यही मिले। जी जी प्रतीक जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश भी बहुत गंभीरता से देख रहा होगा। परिस्थितियां बदली हैं, अभी बहुत कुछ और बदलने की आवश्यकता है। और पहली बार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम लिया है, जो शर्मा जी जैसे नौजवानों को उसके विषय में भी जानकारी होगी। EWS, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उसके लिए भी सोचना शुरू किया, क्योंकि पता चला कि सामाजिक न्याय के तराजू पर एक को, जैसे वो नहीं होता कि एक को मदद करते दूसरा कहीं पीछे ना रह जाए, तो बराबर से सब कुछ चले। एक तरफ सामाजिक न्याय का पखवाड़ा भी पार्टी मना रही है और सरकार मना रही है, तो सबके लिए सोचने का काम मोदी जी ने शुरू किया है।
EWS का लाभ तब मिलेगा जब नौकरियां होंगी। नौकरियां है नहीं। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन इन नौकरी चली गई। तो इस सरकार में जब नौकरी युवाओं को मिलेगी नहीं तो उसका EWS सर्टिफिकेट का क्या होगा, उस आरक्षण का होगा क्या? मैं मुद्दे पे लौट रहा हूँ, जो मुद्दा था मैं उसी पे आऊंगा। जी जनाब, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, क्या नाम है आपका? मुद्दा तो ये है जो गरीबी है अभी भी और महंगाई अभी भी है, लेकिन मैं भी कांग्रेस पार्टी को सलाह देना चाहता हूँ, हर आदमी आज ही दे दीजिए मुफ्त में ये अपने विचार बदले, देश इनके साथ जाएगा। अंदर आइए, अंदर आइए साहब। ये G23 वाले हैं, मैं फ्री में बता रहा हूँ, ये G23 वाले हैं। क्या कहा आपने? ये अपना विचार बदलें, देश इनके साथ पुनः जाएगा। कांग्रेस के साथ? बिल्कुल सर। पहले ये अपना विचार बदलें, पहले ये अपना विचार बदलें, पहले ये अपना विचार बदलें, फिर इनके साथ देश जाएगा, फिर इनके साथ देश जाएगा। ये G23 वाले हैं, समझ लीजिएगा साहब। कहाँ गए वो? हाँ, क्या बात है। अब चेहरा हंसता हुआ मिला मुझे। जब चेहरा हुआ हंसता हुआ मिलता है तब मुझे लगता है कि आना चाहिए आपके पास। बोलिए, बेधड़क बोलिए। मैं ऐसी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, आ रहा हूँ। You have to wait. You have to wait. Wait. हाँ, सीरियस कुछ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैंने कहा कि नॉन सीरियस आदमी है आप। हाँ, ये बात है। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है जी, शायद मेरे ऐसे औरों को भी लगता होगा, बिल्कुल ठीक है, संविधानिक जो संस्थाएं है ना, उस पे राजनीतिक पार्टियों का कब्जा है जी, जो कि नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से जो हमारा मेजर अधिकार है वोटिंग का, जो हम चाहते हैं, मैं कांग्रेस को दूं, बीजेपी को दूं, कहीं भी दूं, वो मुझे लगता है वो नहीं जाता वहां पे। मतलब संविधानिक संस्थाओं पे राजनीतिक पार्टियों का, मतलब तुम ये कह रहे हो कि वोटिंग मशीन जो है वो गड़बड़ है, ऐसे बोलो सीधे सीधे। हाँ, वो भाई साहब, मैंने 4 आदमियों का मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, मैं 4-6 आदमी लाके आपको घेर लूंगा, आप कुछ कर पाओगे? तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जिसके हाथ में पावर है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। नाउ यू विल रिस्पॉन्ड दिस, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड दिस। जी मैं आया। हाँ जी, ना कांग्रेस के लिए बोलिए। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। शुक्रिया। मेरा नाम मिस्टर देश प्रेमी है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जितनी पॉलिटिक्स पार्टियां, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया, लगभग 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गया, अभी तक किसी पार्टी ने ये नहीं बोला कि, सब पार्टियां ये बोलती कि धर्म खतरे में, जाति खतरे में, किसी ने ये नहीं बोला कि मानवता खतरे में। कोई पार्टी अगर बोलती है तो मुझे बता दे, एक भी पार्टी बोल के बताते या बोला हो इसकी स्पीच मुझे दिखा दे। अभी हमारा देश का जो क्या नाम बताया आपने? देश प्रेमी सर। देश प्रेमी, आप जैसा नाम है आपका वो आप उसी तरह। जी नमस्ते। जी मैं जम्मू से हूँ। हाँ। आज की राजनीति के बारे में बात हो रही है, स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कई। आपका नाम क्या पहले मुझे बताइए? मैं रीना चौधरी। रीना चौधरी जी, तो आप वहीं बाशिंदा वहीं की हैं, रहने वाली हैं जम्मू की? जी मैं जम्मू की रहने वाली बोलिए। तो जम्मू कश्मीर के और बाकी देश के भी जो मैंने हालात देखे हैं, आज की डेट में एक तानाशाही वाली सरकार चल रही है। स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहां जिन लोगों के हाथ में पावर है, उन्हीं के हाथ में कोर्ट है, उन्हीं के हाथ में इलेक्शन कमीशन हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। आज बहुत कुछ बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं बदला, सिर्फ आई वॉश किया जाता है। ऑन ग्राउंड यहाँ पे बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण एंड ऑल, एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स। उसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है, कभी मौका मिला तो जरूर बताएंगे। तो ये जो गंदी राजनीति कुछ नेता करते हैं या राजनीति के नाम पे लोगों को डिवाइड करते हैं, चाहे अभी हमने रिसेंटली देखा कश्मीर फाइल्स जैसे मुद्दे पे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही लड़ाया जा रहा है। तो ये जो धर्म के नाम पे लड़ाने वाली और जातिवाद पे लड़ाने वाली राजनीति है, ये चाहे किसी भी पार्टी की हो, बहुत गलत है, बहुत ही गंदी है। हम जब धर्म से ऊपर उठेंगे, जातियों से ऊपर उठेंगे और सबको एक समान समझेंगे, और हमारी जो मैं बस सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप नोबडी विल इंटरफेयर, नोबडी विल इंटरफेयर। उनको अपनी बात कहना, उनको नहीं। शुक्ला पहले बात सुनना सीखो, चाहे वो गलत हो तब भी और चाहे वो सही हो तब भी। और अगर सुन नहीं सकते तो इस शो में मत आना, कल से मत आना इस शो में। वहां यहां पे कहने का सबको हक है, और मैं भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना ये। 25% ज्यादा ही निकलूंगा और ठोक के बोलता हूं, 25% हिंदुस्तानी और देश प्रेम में 25% ज्यादा ही निकलूंगा सबसे। मैंने आपकी बात सुनी। मैं एक सवाल आपसे, कब से आप जम्मू में पैदा हुई? आप? मैं जम्मू में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी यहाँ पे हूँ। उसके बाद जम्मू में पैदा हुई, पली बड़ी यहाँ पे? नहीं, वहीं पे आपको मालूम है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? ये मालूम है कि सेब की पेटियों में छुप के आए?
ये भी मालूम है। मैं बता रही हूँ, मैं जम्मू में पली बड़ी हूँ, मुझे सब पता है। बहुत गलत हुआ कश्मीर पंडितों के साथ, और भी कई ऐसे वहाँ पे लोग कहते हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि जो फिल्म में दिखाया गया वो तो छोटा था, जो हुआ उससे कहीं ज्यादा था। जी बहुत कुछ हुआ। मैं आई यू विल रिस्पॉन्ड। जी ऑफ कोर्स। चाचा रोजा इफ्तार हुआ? रोजा इफ्तार हुआ? क्या बजा था आज? 40 पे था। 6:40 पे मैं आया जी। सर मैं बीजेपी के बारे में बोलना चाहती हूँ, ठीक है। कहते हैं मोदी जी बहुत कुछ किया है। सर गरीबों को, जो बर्तन वाले हैं, नीचे छोटे लोगों को तो बहुत उठा दिया, ठीक है। जो हाई है बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग, वो तो खा लेंगे, उनको पैसा है। जो मिडिल वाले कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? ये मिडिल क्लास ऑफ कोर्स सर। आनंद बिल्कुल। मैं अपनी बहन की बात का जवाब देना चाहता हूँ। भाईचारे में हिंदुओं ने सदैव विश्वास किया। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बटा, फिर भी हिंदुओं ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। ये बताइए, मेरी बहन ये बताएंगी कि भाईचारा कब तक निभाया जाए? आप मेरी बहन को उठा लें, मेरे घर में आग लगा दें, मेरे बच्चों की हत्या कर दें, आप मुझको धर्म के नाम पे मेरे को मार दें, क्या भाईचारा तब भी निभाया जाएगा? और अगर संघ हिंदुओं के साथ खड़ा होता है, क्या गलत खड़ा होता है? कौन खड़ा होगा पूरे विश्व में आपके साथ? अगर हिंदुओं के लिए संघ खड़ा होता है, कोई गलत नहीं करता। अरे आपके लिए कोई दूसरा देश है ही नहीं, हिंदुस्तान तो बचा है। अगर आप हिंदुस्तान देखिए, सवाल हमारी बहन ने किया कि मिडिल क्लास का क्या होगा। ये एक ही मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम के, इनको और कोई जवाब नहीं। छोकर साहब, जो मुफ्त की सलाह थी उस पर चल नहीं रहे हैं आप। मैंने सारी सलाह हमने ले ली है और बिल्कुल आप देखना, उन्होंने आखिरी में क्या बोला कि आप सलाह दे रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से आएगी। हाँ अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सुना है अपना विचारधारा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बदले तभी कांग्रेस पार्टी को देश साथ देगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं भी बीजेपी से हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर बीजेपी अभी 7 सालों से आई है या 8 सालों से आई, उससे पहले कांग्रेस थी, तो उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्या क्या किया है? आरक्षण के नाम पे लोग बोलते हैं, तब उन्होंने क्या किया? मुझे तो लगता है कि खाने के लाले अगर इस टाइम पे कांग्रेस वाले होते तो हम लोगों के खाने के लाले भी पड़ जाते। तो ये कैसे कांग्रेस वाले बोल सकती है कोई अदर पार्टी? आराम जी, मैं आ रहा। नो। क्या नाम है आपका? आयुषी आगे आइए। बोलिए सर। आयुषी ना आयुषी क्या कर रही हैं आप? सर मैं हिंदू मुस्लिम पे बोलना चाहूंगी कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सर ये हमेशा बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड क्यों कर देती है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है तो भाई, खून तो हमारा लाल है। चाहे मिडिल क्लास हो, कोई अपनी कमाई के खा रहा है, तो सर ये रिलीजन को क्यों डिवाइड करती है? तब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जी मैं आया। मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूँ, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, कश्मीर में जाके रह के दिखाइए और ये विचार वहाँ दिखाइए, आपका पता नहीं चलेगा। मैं कहना नहीं चाहता, आपका घर जला दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। भाईचारा सिर्फ हिंदू बहुल क्षेत्रों में ही चलता है। ये देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो हम लोग बातें कर लेते हैं कि बीजेपी ये कर रही है। कांग्रेस का इतिहास है, देश में कांग्रेस के शासन में 5000 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए, 16,000 इंसानों का कत्लेआम इसी देश की सड़कों पर हुआ, और हंसी आ रही है। इसे बेशर्म हंसी कहते हैं। लोगों के कत्लेआम पर हंसी हो रही है। ये राजीव गांधी वाले हैं ना, ये राजीव गांधी वाले इनको शर्म। आज ज्यादातर लोगों ने जितने भी यहाँ पे अपनी बात रखे, जितने लोगों ने बात रखी, उनको सवाल बीजेपी पे खड़े किए हैं कि महंगाई कैसे कम होगी, जातिवाद कैसे कम होगा, धर्म कैसे कम होगा। तो ये धर्म और जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और आज का मुद्दा भी यही था। राइट जी। देखिए प्रतीक जी, ये अभी मध्यम वर्गीय बात हो रही थी, ये वही कांग्रेस है जिसने तब 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। वरना भारत की स्थिति क्या होती, ये कांग्रेस के दोहरे चरित्र से साफ होता है। जी मैं आया जी, आ गया यार। क्या नाम है? सर पवन कुमार सिंह। जी पवन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जनपद बुलंदशहर से। बुलंदशहर से, भले पड़ोस का ही है। जाइएगा ना मैडम जी। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने जो शो में सबके लिए टाइम दिया। नहीं, सारे लोगों का टाइम है। और दूसरा ये बात
कि भारतीय जनता पार्टी ने, सभी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है कि कोरोना काल में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो श्रीलंका का जो हासिल आप देख रहे हो ना, वो उसी टाइम मिल जाता आपको, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबको राशन, सबको पानी कोरोना काल में सबको मुफ्त दिया है। कांग्रेस ने क्या किया है मुझे ये बताया कोई? कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है? सब कागजों पे किया है। जमीन ग्राउंड पे जाओ, किसानों के लिए सुनिए, एक मिनट सुनो, किसानों की हालत ग्राउंड पे जाके देखो, गन्ना छीलेगा गर्मी में कोई कांग्रेस का नेता? अगर चले तो मेरे साथ गन्ना छीलेगा कोई? चाचा आया रुको नहीं केजरीवाल जी का नहीं, आज नहीं केजरीवाल जी पे जी बहन जी ने अभी थोड़ी